हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी चैनल। मैं हूं इरशाद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी और सुपर टेट परीक्षा के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 3 डिस्कस करेंगे। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट किए हमने पर्यावरण के, आप उनको देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। शाम को 5 बजे आपकी सीडीपी की लाइव क्लास होती है, उसको ज्वाइन जरूर कर लिया करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? इसी क्वेश्चन पे आपको समझा देते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। इसको समझिए, यह है हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हैं हम। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों से भरा, पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। इसी गैसों के आवरण को हम बोलते हैं वायुमंडल। यानी हम ये कह सकते हैं हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। और ये रहा हमारा सन। इस सन से आप जानते हैं क्या है, सनलाइट अर्थ पर आती है। जो सूर्य की रोशनी है वो कहां पर आती है? सूर्य की रोशनी, जो प्रकाश है, जो हीट है, वो हमारी पृथ्वी की तरफ आती है। ये जो सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है, जो हीट है, जो सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश है, ये यहां आ तो जाता है, लेकिन जो ये गैसें होती हैं यहां पर पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैस होती हैं, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं अपने पास। जब ये यहां अवशोषित कर लेंगी तो जाहिर है यहां से तो पहले से ही प्रकाश आ ही रहा है, कॉन्टिन्यूअसली लगातार प्रकाश मिल ही रहा है, तो ये सब अवशोषित होता रहेगा। और जब ये पृथ्वी के चारों ओर अवशोषित होगा तो हमें क्या महसूस होगा कि इस पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर यानी गर्मी जो है, बढ़ रही है। हमें तापमान बड़ा बड़ा सा लगता है। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव। तो इस वातावरण में, इस वायुमंडल में सूर्य के तापमान को अवशोषित करने के कारण हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे आसपास का टेम्परेचर कुछ ज्यादा लग रहा है, बढ़ गया। इसी को बोलते हैं, इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को ही हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो ये गैसें इनको ट्रैप करती हैं, अवशोषित करती हैं इस सनलाइट को, इस तापमान को, ये कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी होती हैं ये अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। पहले जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को बताया किसने, ये आप याद रखिए। पहले का आंसर हो जाएगा जोसेफ फूरियर। जोसेफ फूरियर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना का। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये भी देख लीजिए। तो ये भी याद रखिएगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं कौन कौन सी हैं? जलवाष्प। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस होती है जलवाष्प यानी वाटर वेपर। इसको याद रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा इसको, सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है। उसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। उसके बाद मीथेन है। उस मीथेन का जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं CH4, रासायनिक सूत्र इसका। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और O3 ओजोन, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये गैसेस होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। यही हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित होती हैं और यही जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। याद रखिएगा, इन गैसों से कभी भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ये प्रदूषण को प्रमोट या पैदा नहीं करती हैं, ये प्रदूषण में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो, ये तो एक दिन की बात हमने कर ली। अब देख रहे हो लगातार आप जो है पिछले 100 वर्षों में देखोगे तो ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जैसे हम CFC का यूज करते थे अपने रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में, तो जाहिर है ये बहुत सारी गैस रिलीज होंगी और ये सब वातावरण में ही पहुंचेंगी। कुछ ऐसी भी हैं जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वातावरण में पहुंच रही है और ग्रीन हाउस गैसों की संख्या बढ़ रही है। जब इन ग्रीन हाउस गैसों की संख्या बढ़ेगी तो ये क्या है, टेम्परेचर हर दिन हर साल जो है बढ़ता चला जाएगा। और टेम्परेचर के इस तरह से बढ़ने को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन बोलते हैं। तो वैश्विक तापन में या ग्लोबल वार्मिंग में किसकी जिम्मेदारी हो गई है? इन ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी पृथ्वी का, पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ होता है? ग्रीन हाउस
ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मीनिंग है। अभी बताया है जो पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो गैसें जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके टेम्परेचर को, उसके तापमान को बढ़ा देती हैं। तो पहला ही आपको मिल जाएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। या सिंपली ऐसे कह सकते हैं गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है एक्चुअली ये जापान में, क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 में जापान में अपनाया गया था। ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये एक इंटरनेशनल संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है उसको कम करने के लिए यहां पर संधि की गई है देशों के बीच। लेकिन इसको प्रभावी बनाया गया था 2005 से, ये प्रभावी हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और तो ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। इस संधि में, इस ट्रीटी में जितने भी देश शामिल थे उनको ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन है, यानी अलग अलग देशों से जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं उसको कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। तो यहां सिंपल आंसर ये नहीं करेंगे ग्रीन हाउस गैस। यहां जो है ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ेंगी हमारे वातावरण में तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जलवायु में परिवर्तन आता है। तो अल्टीमेटली जो क्योटो प्रोटोकॉल थी वो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज से संबंधित थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कार्बन क्रेडिट। कार्बन जो क्रेडिट है ये निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन कार्बन क्रेडिट को लेकर सही नहीं है। अभी जो हमने क्योटो प्रोटोकॉल देखा है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने को लेकर था और इसी में क्योटो प्रोटोकॉल में एक कॉन्सेप्ट था कार्बन क्रेडिट का। इसका क्या मतलब है, कार्बन क्रेडिट उन देशों को दिया जाता है जो CO2 का उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए साल भर में कोई देश है, उसमें इंडस्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रियों से जो उत्सर्जित होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए अगर साल भर में कोई देश 1000 किलोग्राम, साल भर में कोई देश 1000 किलोग्राम, ये फिक्स है अमाउंट, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, चाहे साल भर में करे, साल भर में 3 महीने में, 2 महीने में। अगर कोई देश कार्बन डाइऑक्साइड का 1000 किलोग्राम या 1 टन या इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है तो उसको 1 कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। 1 कार्बन क्रेडिट उसको दिया जाता है। तो कार्बन क्रेडिट प्रणाली जो है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही आई थी। ये क्या है, ये कथन तो सत्य है, इसी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इसको। कार्बन क्रेडिट उन देशों या उन समूहों को प्रदत्त दी जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभियान से नीचे ला चुके हैं। ये भी सही है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसमें जो वृद्धि हो रही है उस पर अंकुश लगाना है। ये भी ठीक है। और इसमें डी ऑप्शन क्या है जो सही नहीं है। देखिए कार्बन क्रेडिट का क्रय जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, तो ये मार्केट रेट पर किया जाता है। तो इसमें जो है सही नहीं है ऑप्शन, वो डी रहेगा। सवाल नंबर अगला, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था। अभी देखा है, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया पिछले वाले क्वेश्चन को। तो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट किसमें शामिल था, क्योटो प्रोटोकॉल में था। इस सवाल से कई सारे सवाल बन सकते हैं। पहले इस सवाल को एक बार थोड़ा सा इसमें एक चीज और बतानी है कि आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो याद रखिएगा इनमें से कोई से का भी नाम ले सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन में जलवाष्प होगा उसकी वजह से, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकता है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये जितने भी लिखी है ग्रीन हाउस गैस है। और जो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO बोलते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा।
तो इनमें से ही पूछेगा। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जल वाष्प का, उससे कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे कम होता है मीथेन का। ये घटते ऑर्डर में है एक तरीके से। एक सवाल और आता है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसको अभी बताया था, ये वाटर वेपर है, यानी जल वाष्प को ही बोलते हैं। जो वाटर वेपर है यही प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा पाई जाती है अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है? तो याद रखिएगा, जो कट च्युइंग करते रहते हैं जानवर, जो पशु होते हैं हमारे घरों में, जुगाली जो करते हैं, उनसे जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन, इसको ग्लोबल वार्मिंग को ही बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन का कारण इनमें से कौन सी गैस का रिलीज होना है? नाइट्रोजन का नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही प्रेजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स भी नहीं है। लेकिन ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसमें एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से ही ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व के तापमान में वृद्धि होती है। सवाल नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है धान का खेत, दूसरा है कोयले का खनन, तीसरा पालतू पशु और आर्द्र भूमि। ये बताना है उपयुक्त में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस मीथेन। मीथेन कहां कहां से रिलीज होती है? तो मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। हमने देखा था ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी थी, वाटर वेपर थी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पर मीथेन थी। तो मीथेन कहां कहां से रिलीज होती है? जो पैडी फील्ड होते हैं, जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों से जो गैस निकलती है वो मीथेन होती है। कोयले की जो खानें होती हैं, कोयले की जो खान होती हैं, कोल माइंस, वहां से भी मीथेन गैस निकलती है। और जो पालतू पशु होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनके मुंह से भी ये मीथेन गैस निकलती है। और जो आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड्स होती हैं, वहां से भी निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चारों ही जगह जो है प्लेसेस हैं, ये सोर्स होते हैं, ये स्रोत होते हैं मीथेन गैस के। यानी इन चारों जगह से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस में जो वृद्धि होती है किसके कारण होती है? इस सवाल अभी हम देख ही चुके हैं पहले ही, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। सवाल नंबर अगला देखिए, भूमंडलीय तापन। एक सवाल को कितने तरीके से पूछा जा सकता है? जो आपका भूमंडलीय तापन है, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी जिम्मेदार कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में बढ़ना ही भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। इसमें देखिए, इसमें वृद्धि दे रखा है और इसमें कमी दे रखा है। याद रखिएगा, इसमें जब इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होती है, तभी टेम्परेचर चेंज होता है। सवाल नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस है कौन सी एक गैस है जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और एक लाभदायक भी है? यानी इससे फायदा भी है और इससे नुकसान भी है। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के इर्द गिर्द कितने सारे प्रश्न हमने देख लिए। तो ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे नुकसानदायक है, कैसे ये फायदेमंद है, इसको समझिए। बस आपको रिकॉल करवाना है, या आप पहले से जानते हैं। जो प्लांट्स होते हैं हमारे, प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इसमें क्या लेते हैं वो? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जमीन से वाटर को लेते हैं, और सनलाइट होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के बाद में जो बाई प्रोडक्ट, उसमें ग्लूकोज बनता है और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से, ऑक्सीजन क्या है हमारे लिए? बहुत फायदेमंद है। ऑक्सीजन से ही हमारा जीवन जो है पॉसिबल है इस धरती पर। ऑक्सीजन कहां से आई? प्लांट से। प्लांट ने ऑक्सीजन कैसे रिलीज करी? जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली। तो ये हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होगी? फायदेमंद होगी। हमारे लिए ऑक्सीजन फायदेमंद है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पैदा करने में इस कार्बन डाइऑक्साइड का ही हाथ है। ये हो गया इसका एक कारण। अगर आप दूसरी बात करेंगे,
ये तो इसका फायदा हो गया, यानी ये लाभदायक है। नुकसान क्या है इसका, जितनी जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहेगी इसकी मात्रा, तो ये क्या है, ज्यादा अवशोषित करती रहेगी सनलाइट को, ज्यादा अवशोषित करेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा वातावरण का, यानी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो ये नुकसान भी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सवाल नंबर अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को सबसे ज्यादा विश्व में योगदान किसका है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में? ये चाइना है। याद रखिएगा, चाइना सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पूरे विश्व का 30% उत्पादक है ये कार्बन डाइऑक्साइड चाइना। सेकंड नंबर पे आता है अमेरिका, ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। और तीसरे स्थान पर आते हैं हम, यानी भारत। भारत तीसरे स्थान पर है, थर्ड पोजीशन पर है। सवाल नंबर नेक्स्ट, ओजोन लेयर पर है। वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है, ओजोन को आप लिखते हैं O3 से, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? वर्षा करती है? नहीं। प्रदूषण पैदा करती है? ग्रीन हाउस गैसें प्रदूषण पैदा नहीं करती हैं। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती हैं। जो सनलाइट है, सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, पराबैंगनी किरणें, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। अगर सीधे हमारे स्किन पर ये पड़ जाएं तो स्किन पर पड़कर ये स्किन कैंसर बना सकती है हमारे शरीर में ये। तो यही ओजोन का जो लेयर है ये हमारे वायुमंडल में है, और ये क्या करता है, इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, नीचे नहीं आने देता है। तो ये क्या है, ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से हमारे जीवन की रक्षा करती है। ऑप्शन सी। ओजोन परत पाई कहां जाती है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल की सबसे पहली परत जो होती है, इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये कहलाता है क्षोभ मंडल, यानी ट्रोपोस्फियर। इससे ऊपर की जो लेयर होती है, इससे ऊपर की जो सेकंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, इसको बोलते हैं हम समताप मंडल। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर इसको बोलते हैं। और इसी में पाई जाती है ओजोन की लेयर। तो ये भी याद रखेंगे, ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल के निचले हिस्से में ये मिलती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ओजोन परत के ह्रास के लिए या लॉस के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें ये याद रखिएगा, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसों में जैसे हमने डिस्कस किया था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये पता है कि हमारे जीवन के लिए ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी याद रखिएगा कि ये पूछता है कि कौन सी रेडिएशन को रोकती है? अल्ट्रारेड को, पराबैंगनी किरणों को रोकती है ये जो ओजोन लेयर है। अब ये ओजोन लेयर का जो संरक्षण जरूरी है, इसका बने रहना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम अपने रेफ्रिजरेटर में और जो एसीज में यूज करते हैं, ये क्या है, जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो ये इस ओजोन लेयर को खत्म करती है, धीरे धीरे इसको खत्म करती है। तो इससे क्या होता है, ये हमारी ओजोन लेयर कमजोर पड़ती है वहां से, और एक तरीके से पराबैंगनी किरणों को आने के लिए यहाँ से जब कमजोर पड़ेगी तो रास्ता मिल सकता है। तो ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए जिम्मेदार है, ओजोन डिप्लीशन के लिए। या ऐसे ही पूछता है ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार कौन है, तब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओजोन लेयर जो है कहां पर उपस्थित होती है, ये कहां उपस्थित होती है ओजोन लेयर? अभी बताया था क्षोभ मंडल में नहीं होती है, मतलब पहली लेयर पे तो नहीं होती है, ट्रोपोस्फियर। इससे अगली जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल में होती है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत की क्षीणता कम करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसमें देखो, जैसे ये CFC है और ये हेलोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल CFC होती है ना। तो इसमें ऑप्शन बी देखो, विलायक के रूप में प्रयुक्त जो मैथिल क्लोरोफॉर्म है, ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है, इसके कारण क्या हो सकता है? यकृत का कैंसर हो सकता है? नहीं। मस्तिष्क का कैंसर? नहीं। मुखीय कैंसर? नहीं। त्वचीय कैंसर यानी स्किन कैंसर कॉज करती हैं ये किरणें। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर होती है? ये एक्चुअली 20 से 35 किलोमीटर की रेंज में ये ज्यादा मिलती है, लेकिन इसमें ऑप्शन अगर नियरेस्ट देखेंगे
तो ये क्या है, 50, सॉरी ऑप्शन ऑलरेडी है। तो ओजोन परत की ओजोन पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर होती है ये 20 किलोमीटर से स्टार्ट होकर ये लगभग 35 किलोमीटर तक जाती है। यहां पर ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। सवाल नंबर अगला है, ओजोन छिद्र, ओजोन होल का सबसे ज्यादा जो निर्माण है वो कहां पर हुआ है? ये अंटार्कटिका पर है। अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है वहां पर ओजोन होल पाया जाता है, वहां से जो ओजोन लेयर है वो हट रही है। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र पाया जाता है। सवाल नंबर अगला है, ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये होता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। कई बार पूछा हुआ है। तो इसका थीम पूछ सकता है आपसे, 2020 का थीम क्या था ओजोन लेयर का? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। चलिए कुछ फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए ओजोन परत की इकाई क्या होती है, तो इसको बोलते हैं हम डॉप्सन। ओजोन लेयर को मेजर किया जाता है डॉप्सन में। यह प्रश्न भी आपसे पूछा हुआ है। अब इसमें एक डॉप्सन में होते हैं 0.01 mm। ये फैक्ट भी आते हैं आपकी परीक्षा में। चलिए इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच। पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा।